कैंपस जीएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम रिंकू भारती। मैं आपके लिए जीएस की वीडियो ला रहा हूं, जिसमें से मैंने पॉलिटी इसमें शुरुआत की थी और पॉलिटी की मैं पहले भी आपके लिए वीडियो ला चुका हूं। पॉलिटी में मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था भाग एक के अंतर्गत तुम देखोगे भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई थी, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक उसके अंतर्गत था। किसी राज्य का निर्माण करना हो, किसी नए राज्य क्षेत्र को भारत में मिलाना हो, या फिर अनुच्छेद 1 मैंने बताया था कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ है, वो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है नागरिकता। और नागरिकता की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले नागरिकता से क्वेश्चन क्या आता है कि नागरिकता से क्वेश्चन आएगा कि ये मतलब किस भाग में इसका उल्लेख नागरिकता का किया गया है। तो आपको बताना है कि भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है और उसके बाद इसमें अनुच्छेद ये कहां से कहां तक है, तो तुम्हें बताना है 5 से लेकर 11 तक। अगर भाग 1 की बात करो तो भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक था, जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से बात की गई थी। इसमें भाग 2 है जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसमें किया गया है। तो आप देखोगे भाग 2 या तो पूछेगा नागरिकता का उल्लेख किसमें, भाग 2 में अनुच्छेद पूछे तो 5 से 11 आपको बताना है। अगर इसमें बात करें कि या तो देखो किसी भी देश के अंदर दो चीज होती है, या तो एकल नागरिकता हो सकती है, किसी भी देश के अंदर या तो एकल नागरिकता हो सकती है या जिसे हम कहते हैं एक नागरिकता, या फिर तुम देखोगे दोहरी नागरिकता हो सकती है। दोहरी नागरिकता अगर मैं बात करूं सबसे पहले दोहरी नागरिकता की, जैसे आप देखोगे अमेरिका देश के अंदर क्या है, दोहरी नागरिकता। क्योंकि तुम देखोगे जो अमेरिका है, जैसे हम यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, दोहरी नागरिकता में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर तुम देखोगे वहां पर संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक व्यवस्था यानी कि फेडरल। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, संघात्मक का मतलब होता है राज्यों से मिलकर जो संघ बनता है। अमेरिका तुम देखोगे एक संघात्मक देश है जो कि 50 राज्यों से मिलकर बना है, छोटे 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 मिलाकर वो 50 राज्यों से बना है। एक उसका केंद्र है, यानी 50 राज्यों से मिलकर संघ बनता है। तो इसका मतलब है वहां के राज्यों की एक अलग नागरिकता है और वहां की केंद्र की अलग, यानी देश की एक अलग नागरिकता है। तो राज्य की नागरिकता और देश की नागरिकता को मिलाकर हम कह सकते हैं अमेरिका के अंदर कैसी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। यानी कहा जा सकता है जो भी संघात्मक वाले देश होते हैं, संघात्मक व्यवस्था वाले देश होते हैं, वहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। जैसे अमेरिका हुआ, उसके बाद में तुम्हें पता स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर भी दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो आपसे अमेरिका और स्विट्जरलैंड के बारे में पूछे कि यहाँ पर कौन सी नागरिकता है, तो आपको बतानी है दोहरी नागरिकता। लेकिन तुम देखोगे भारत में संघात्मक व्यवस्था तो है, भारत में संघात्मक व्यवस्था तो है, भारत भी राज्यों से मिलकर बना है। यानी तुम देखोगे 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर मतलब क्या बना है, भारत बना है। तो उसमें भी वो भी राज्यों का एक संघ है, भारत भी राज्यों का एक संघ है। तो अमेरिका की तरह यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, दोहरी नागरिकता होनी चाहिए। लेकिन भारत के अंदर तुम देखोगे एकल नागरिकता का प्रावधान जो कि हमने ब्रिटेन से ली है, यानी संघात्मक व्यवस्था होने के बावजूद भी भारत में एकल नागरिकता है। इसका कारण यह है कि भारत को एक अखंड भारत बनाना है, भारत को एक एकता के सूत्र में पिरोना है, क्योंकि भारत में अनेक संस्कृतियां हैं। विविध संस्कृति होने के कारण भारत एक मतलब टूटा हुआ लगता है। लेकिन अगर एकल नागरिकता इसमें डाल दें तो भारत एकता के सूत्र में पिर जाता है और एक अखंड भारत बन जाता है, जिससे देश के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का जागृत होता है। तो इसलिए राष्ट्र को एक करने के लिए हमारे विधिवेत्ताओं ने, जिन्होंने संविधान बनाया, भारत में दोहरी नागरिकता के स्थान पर हमने एकल नागरिकता रखी। बात होती है कि भारत में पूछे कौन सी नागरिकता है, तो आपको बताना है कि एकल नागरिकता है। उसके बाद अमेरिका में पूछे दोहरी नागरिकता, स्विट्जरलैंड में पूछे यहाँ पर भी क्या है, दोहरी नागरिकता है। लेकिन भारत में देखोगे भारत में एकल नागरिक जो कि हमने ब्रिटेन से लिया है, और साथ ही तुम देखोगे कनाडा के अंदर भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। जैसे मैंने कहा ब्रिटेन, कनाडा और भारत, इन तीनों देशों के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक, उसके बाद ये तुम्हें याद रखना है, उससे आगे चलते हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना सकते हो उसके। ठीक, तो भारत में एकल नागरिकता है जो हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसे कर सकते हो। आगे चलते हैं।
तुम देखोगे हमारे जो संविधान के अंदर अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित, नागरिकता जो है उससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। लेकिन इसके बाद भी, यानी कि ये तुम देखोगे 1950 में संविधान बना तो तभी ये अनुच्छेद लाए गए थे। उसके बाद तुम देखोगे समय समय पर नागरिकता संबंधित कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार दिए गए हैं और लगभग अभी तक 10 बार नागरिकता संबंधित कानून बन चुके हैं। अभी 2019 के अंदर सीए आया। सबसे पहले जो नागरिकता संबंधित कानून बना था उसका नाम था भारतीय नागरिक अधिनियम। भारतीय नागरिक अधिनियम 1955। यह नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया। ये संविधान बनने के बाद संसद द्वारा बनाया गया पहला नागरिकता से संबंधित कानून है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें बताया गया, दो चीजें बताई गई कि मतलब नागरिकता को ग्रहण कैसे कर सकते हैं, कि नागरिकता के ग्रहण करने के तरीके क्या हैं, और इन तरीकों से ही क्वेश्चन आता है। आपको दे देगा कि नागरिकता से नागरिकता ग्रहण करने का कौन सा तरीका नहीं है। अगर आपको ये पता है कि नागरिकता ग्रहण करने के, नागरिकता प्राप्ति के तरीके कौन से हैं, तो आप ये निकाल सकते हो कौन सा नागरिकता ग्रहण करने का तरीका नहीं है। दूसरा तुम देखोगे इसी में बताया गया, नागरिकता अधिनियम 1955 में ही बताया गया कि नागरिकता त्यागने का मतलब कि अंत करने का, नागरिकता का अंत कैसे किया जा सकता है, यानी इसे लोप बोलते हैं, कि नागरिकता का लोप कैसे हो सकता है। ठीक, तो वो भी इसमें बताया गया। सबसे पहले मैं तुम्हें बता रहा हूं कि नागरिकता को ग्रहण कैसे करते हैं। भारत में नागरिकता ग्रहण करने के 5 आधार हैं। 5 आधार पर भारत में नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। जैसे तुम देखोगे जन्म के आधार पर, दूसरा तुम देखोगे पंजीकरण के आधार पर, तीसरा तुम देखोगे वंशीकरण के आधार पर, चौथा तुम देखोगे देशीकरण के आधार पर, और पांचवा जिसका नाम है भूमि अर्जन के आधार पर। ठीक, ये 5 तरीके हैं नागरिकता ग्रहण करने के। 5 तरीके, जन्म के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, वंशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और भूमि के अर्जन के आधार पर। ये तो नागरिकता ग्रहण करने के तरीके हुए जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में बताए गए हैं। एक होता है नागरिकता त्यागने के तरीके, अंत करने के तरीके, इसको कैसे छोड़ा जा सकता है। तो इसमें भी तुम देखोगे 3 है। एक है परित्याग, एक है पर्यवसान या फिर इसे बोलते हैं बर्खास्तगी, और तुम देखोगे चौथा उसके बाद है वंचित करना। तो पहले मैं त्यागने की बात कर रहा था कि परित्याग, पर्यवसान या फिर वंचितता के आधार पर भी नागरिकता को छीना जा सकता है। तो सीधा सीधा मैंने कहा भारतीय नागरिकता अधिनियम में 2 चीजें, ग्रहण करने के तरीके और त्यागने के तरीके बताए गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो। और यहां से क्वेश्चन आते हैं ग्रहण करने के तरीके से और त्यागने के तरीके से। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले जन्म के आधार पर, अगर जन्म के आधार पर करूं तो कहा गया कि नागरिकता में कि यदि कोई भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950, ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 के अंदर भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा भारत का नागरिक होगा। ठीक, यानी कि तुम देखोगे इसमें थोड़ा सा लॉजिक है कि भारत में जन्म लेने वाला बच्चा भारत का नागरिक होगा, लेकिन भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा भारत का नागरिक नहीं होगा। 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी मतलब कि भारत में जन्म लेने वाला भारत में जन्म लेने वाला बच्चा भारत का नागरिक होगा, परंतु प्रत्येक बच्चा भारत का नागरिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो जन्म की बात है तो राजनयिक जो होते हैं, राजदूत जिन्हें तुम कहते हो, या फिर कोई विदेशी हो और उसे भारत में मतलब कि बच्चा हो जाए, कोई विदेशी भारत में घूमने आया, किसी भी मतलब हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए आया, किसी भी तरीके से भारत में है विदेशी और उसको बच्चा हो जाता है, तो भारत का नागरिक नहीं होगा वो बच्चा। ठीक,
उसके बाद जो राजनयिक के बच्चे होते हैं, विदेशी, अमेरिका से भारत में कोई राजदूत हो, चीन से कोई भारत में राजदूत हो, या फिर पाकिस्तान से, या फिर और इतने सारे देश है दुनिया भर के, अगर कोई राजदूत के बच्चा होता है तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा, लेकिन वो भारत में जन्म तो ले रहा है। तो कहने का मतलब है कि भारत में जन्म लेने वाला बच्चा भारत का नागरिक होगा, परंतु भारत में प्रत्येक बच्चा जो भारत में जन्म लेगा वो भारत का नागरिक नहीं होगा। तो जन्म के आधार पर नागरिकता मिलती है, सबको जन्म के आधार पर मिली हुई है जितने भी लोग हैं। पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर तुम देखोगे इसमें क्या याद है, जैसे तुम देखोगे इसमें 4 पॉइंट है पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर तुम देखोगे सबसे पहले कि कैसे पंजीकरण के आधार पर भारत देश की नागरिकता ले सकते हैं। इसमें यदि कोई अविभाजित राष्ट्र का नागरिक है, अविभाजित राष्ट्र को छोड़कर अगर वो किसी भी देश का नागरिक है, अविभाजित राष्ट्र का मतलब जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये दोनों ही भारत के हिस्से थे कभी, तो भारत से यानी कि अविभाजित, यानी इससे अलग, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश इन दोनों से अलग अगर कोई भी किसी देश, दूसरे देश का नागरिक है तो वो क्या कर सकता है, भारत की नागरिकता ले सकता है। यानी अविभाजित राष्ट्र को छोड़कर किसी भी देश का कोई भी नागरिक को भारत में पंजीकरण के आधार पर नागरिकता ले सकता है। अगर कोई नागरिक 7 वर्ष तक कोई भी विदेशी नागरिक 7 वर्ष तक भारत में लगातार रहता है तो पंजीकरण के आधार पर नागरिकता ग्रहण कर सकता है। पहला, अविभाजित राष्ट्र का नागरिक को छोड़कर अगर वो पंजीकरण के आधार पर नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो कर सकता है। 7 वर्ष वो भारत में रहता है तो पंजीकरण के आधार पर नागरिकता ग्रहण कर सकता है। ऐसा नागरिकता अधिनियम 1955 में कहा गया है। अगर तुम देखोगे नेक्स्ट, यदि कोई विदेशी महिला, यानी विदेशी कोई फीमेल या फिर कोई विदेशी मेल, दोनों में से कोई भी भारतीय नागरिक से विवाह करता है, यदि कोई विदेशी महिला या मेल कोई भी भारतीय नागरिक से विवाह करता है तो पंजीकरण के आधार पर भारतीय नागरिकता को ग्रहण कर सकता है। तो अविभाजित राष्ट्र 7 वर्ष तक भारत में रहता है तब भी पंजीकरण के आधार पर नागरिकता ग्रहण कर सकता है, और कोई विदेशी फीमेल या मेल कोई भी भारतीय नागरिक से विवाह करता है तो भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट अगर तुम देखोगे चौथा, एक मैंने ये बताया, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथे में राष्ट्रमंडल देश। अगर कोई भी राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो वो देश की नागरिकता ग्रहण कर सकता है पंजीकरण के आधार पर। अगर मैं थोड़ा सा आपको राष्ट्रमंडल देशों के बारे में बताऊं, राष्ट्रमंडल देश, ठीक, एक राष्ट्रमंडल संगठन बनाया गया। राष्ट्रमंडल संगठन ये 1947 में बना था, और 1947 में ये इसलिए बनाया गया था कि जितने भी गुलाम देश थे वो 1947 के आसपास लगभग आजाद हुए थे। तो उसमें से तुम देखोगे 1947 में राष्ट्रमंडल देशों को बनाया गया शांति स्थापित करने के लिए। शांति स्थापित करने के लिए वैश्विक संगठन एक तरीके से 1947 में राष्ट्रमंडल बनाया गया, जिस समय वहां की महारानी थी एलिजाबेथ द्वितीय, और एलिजाबेथ द्वितीय थी, और इसका जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है राष्ट्रमंडल मतलब संघ का, ये हेडक्वार्टर है आपका लंदन में, यानी ब्रिटेन में लंदन में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसमें 53 सदस्य हैं, वर्तमान में 53 सदस्य हैं। इसके प्रत्येक 4 वर्ष बाद खेल होता है, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद तुम देखोगे इसकी मुख्य बैठक होती है प्रत्येक 2 वर्ष बाद, ठीक, यानी 4 वर्ष में राष्ट्रमंडल खेल होता है, 2 वर्ष में इसकी मुख्य बैठकें होती हैं। और तुम देखोगे इसकी जिस लंदन में इसका मुख्यालय एलिजाबेथ उस समय थी जिस समय इसका निर्माण किया गया था। 1947 में इसका निर्माण शांति स्थापित करने के लिए किया गया था। आज वर्तमान में इसमें 53 सदस्य मौजूद हैं। तो इस राष्ट्रमंडल देश जो गुलाम देश थे उन देशों के नागरिक भी भारत की नागरिकता ले सकते हैं पंजीकरण के आधार पर।
तो ये पंजीकरण था। पंजीकरण मैंने बताया। ऐसे तो सिंपल क्वेश्चन इसी से है कि जन्म के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, वंशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, भूमि अर्जन के आधार पर, ये 5 तरीके नागरिकता ग्रहण करने के हैं। तो 5 तरीकों में आपको क्या दे देगा, 3 तरीके ये दे देगा और एक तरीका अलग से दे देगा। बताइए इनमें से कौन सा नागरिकता ग्रहण करने का तरीका नहीं है। तो आप इनमें से आसानी से चुन सकते हैं यदि आपको ये पांचों पता हो। मैंने जन्म के आधार पर बता दिया, पंजीकरण के आधार पर, दूसरा आपको वंशीकरण के आधार पर। वंशीकरण का मतलब क्या होता है, वंश के आधार पर, यानी यदि किसी विदेशी नागरिक के दादा दादी, यानी कि दादा दादी, नाना नानी, ठीक, दादा दादी, नाना नानी या फिर माता पिता कोई भी भारत से संबंधित था, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद यदि किसी विदेशी नागरिक के दादा दादी, नाना नानी, ठीक, उसके बाद माता पिता, अगर कोई भी मतलब कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से संबंधित था तो वो वंश के आधार पर भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद जन्म के आधार पर पंजीकरण, वंशीकरण और उसके बाद में बता रहा हूं आपको देशीकरण। ठीक, ये आप कर लेना सब। देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर तुम देखोगे इसका मतलब है यदि कोई विदेशी है, विदेश में रहता है, भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं। उसके लिए शर्तें हैं कि वह शत्रु राष्ट्र का नागरिक ना हो। सबसे बड़ी शर्त यही है कि शत्रु राष्ट्र का नागरिक ना हो। तुम देखोगे शत्रु राष्ट्र कौन कौन है, शत्रु राष्ट्र जैसे तुम देखोगे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये शत्रु राष्ट्र है। तो पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश, इनमें से किसी भी देश का नागरिक ना हो तो वो क्या कर सकता है, भारत की नागरिकता ले सकता है। किसके आधार पर, देशीकरण के आधार पर। दूसरा तुम देखोगे इसकी क्या शर्तें हैं, इसमें मतलब कि जिस देश का वो नागरिक था उस देश की नागरिकता त्याग चुका हो, उस देश की नागरिकता छोड़ चुका हो तब इसको नागरिकता मिलेगी, या फिर भारत सरकार की सेवा में रहा हो, या भारत सरकार की सेवा में रहा हो। 3 चीजें, शत्रु राष्ट्र का नागरिक ना हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, शत्रु उससे किसी भी देश का हो तो नागरिकता ले सकता है, उस देश की नागरिकता त्याग चुका हो जिस देश का वो था, उसके बाद भारत सरकार की सेवा में रहा हो। तो ये ग्रहण करने का तरीका है देशीकरण का। जन्म के आधार पर पंजीकरण, वंशीकरण, देशीकरण और लास्ट बचता है तुम्हारा भूमि अर्जन के आधार पर। भूमि अर्जन का मतलब को यहाँ समझिए, मैंने तुम्हें बताया था भाग 1 के अंतर्गत कि किसी भी क्षेत्र, किसी बाह्य क्षेत्र को भारत में मिलाने के लिए, ठीक है ना, भाग 1 के अंतर्गत प्रावधान किए गए थे। तो जो भी भूमि हमने मिलाई है, जैसे तुम देखोगे हमने गोवा मिलाया था, गोवा के बाद तुम देखोगे इसमें हमारा पुडुचेरी था, पुडुचेरी को 1954 में मिलाया गया था भारत में। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ और 1950 में ये बना। 1954 में तुम देखोगे पुडुचेरी को मिलाया, गोवा को 1961 में मिलाया था। तो जो गोवा है और पुडुचेरी है ये भारत राज्य क्षेत्र में मिले, यानी इनकी भूमि का अर्जन हुआ, तो इस भूमि पर रहने वाले नागरिकों को भी भारत की नागरिकता दे दी जाए। यानी भूमि के अर्जन के आधार पर भी हम किसी नागरिकों को, मतलब किसी व्यक्ति को नागरिकता दे सकते हैं। तो गोवा में और पुडुचेरी में जो भी लोग थे उनको भारत की नागरिकता दी गई थी। ये भूमि के अर्जन के आधार पर नागरिकता है। आगे भी यदि कोई क्षेत्र भारत में मिलता है तो उसमें रहने वाले नागरिकों को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। जन्म के आधार पर, पंजीकरण, वंशीकरण, देशीकरण, भूमि अर्जन के आधार पर, ये 5 तरीके हैं मतलब नागरिकता ग्रहण करने के। उसके बाद हम आते हैं त्यागने के तरीके। ये ग्रहण करने के तरीके और त्यागने के तरीके दोनों का प्रावधान भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में दिया गया है। जैसे त्यागने का अंत यानी लोप होना, कैसे हम नागरिकता को छोड़ सकते हैं या किसी की छीनी जा सकती है, तो तुम्हें याद रखना है कि सबसे पहले 3 तरीके से नागरिकता को छोड़ सकते हैं। जैसे परित्याग, परित्याग का मतलब है कि कोई नागरिक स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्याग सकता है। तो स्वेच्छा से नागरिकता त्यागना किसके अंतर्गत आता है, परित्याग के अंतर्गत, पहला। दूसरा पर्यवसान या बर्खास्तगी, यदि कोई, एक तो है कि स्वेच्छा से त्याग सकता है परित्याग के अंदर, लेकिन ध्यान रहे कि 18 वर्ष से कम उसकी आयु ना हो, नाबालिग ना हो। अगर वो नाबालिग है तो स्वेच्छा से अपनी नागरिकता
नहीं त्याग सकता, स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्यागने के लिए उसे 18 वर्ष से ज्यादा या बालिग होना आवश्यक है। तो परित्याग स्वेच्छा से नागरिकता त्याग सकता है। पर्यवसान मतलब बर्खास्तगी। बर्खास्तगी मतलब किस तरीके से की जा सकती है? अगर कोई भी भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो सरकार क्या करती है? उसकी नागरिकता छीन लेती है, यानी बर्खास्त कर देती है। यानी 7 वर्ष से ज्यादा कोई भी व्यक्ति अपना देश छोड़कर दूसरे देश में चला जाता है, रह लेता है, तो सरकार उसकी नागरिकता को छीन लेती है या उसे बर्खास्त कर देती है। उसके बाद वंचित के आधार पर नागरिकता। यहाँ पर तुम देखोगे स्वेच्छा से कोई त्याग रहा है, यहाँ पर सरकार छीन रही है, बर्खास्त कर रही है। और यहाँ वंचित यानी सरकार यहाँ पर क्या कर सकती है? नागरिकता को छीन सकती है, उसको हम वंचित कह रहे हैं। कैसे छीन सकती है? इसमें देखोगे पहला है अगर कोई संविधान का अनादर करता है, यदि कोई व्यक्ति संविधान का अनादर करता है तो उसकी नागरिकता को छीना जा सकता है। संविधान के बारे में गलत करे या संविधान का अनादर करे किसी भी तरीके से, तो सरकार उससे नागरिकता से वंचित कर सकती है। दूसरा तुम देखोगे कि यदि कोई 2 वर्ष तक विदेश में सजा पा चुका है, यदि कोई विदेश में जाकर अपराध करता है, 2 वर्ष तक सजा पा चुका है, तो उसको क्या की जा सकती है? उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। 2 वर्ष तक विदेश में अपराधी घोषित हो जाता है, सजा हो जाती है, तो उससे भारत की नागरिकता छीनी जा सकती है। तीसरा, यदि फर्जी तरीके से उसने नागरिकता ग्रहण की है, यदि कोई भी भारत की फर्जी तरीके से नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता को छीना जा सकता है सरकार के द्वारा। उसके बाद चौथा, यदि किसी पर देशद्रोह का आरोप सिद्ध हो चुका है, सजा हो चुकी है, तो उस देशद्रोह के आधार पर भी उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, सरकार उसकी नागरिकता छीन सकती है। इस पूरे को मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूं कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 आया और इसमें बताया गया नागरिकता को ग्रहण करने के तरीके और नागरिकता को त्यागने के, अंत करने के, लोप करने के तरीके। नागरिकता ग्रहण करने के 5 तरीके मैंने आपको बताए। जन्म के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, वंशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और भूमि के अर्जन के आधार पर नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। और 3 तरीकों के आधार पर नागरिकता को छोड़ सकते हैं, जैसे परित्याग, पर्यवसान और वंचित। मैंने आपको ये तीनों चीजें समझा चुका हूँ। ठीक, आज के लिए इतना ही। आगे वीडियो में हम नागरिकता से संबंधित अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे। एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं आगे। और जो नया अमेंडमेंट हुआ है सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे। एनआरआई के बारे में बात करेंगे, ओसीआई के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो नागरिकता से संबंधित हैं। और अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे 5 से लेकर 11 तक। आज के लिए इतना ही करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी।